कि व्यंजन और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज हमारा रहेगा यानी कि अगला वर्गीकरण प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण नजर आ रहा है नहीं आ रहा बोर्ड पर? प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब देखिए प्राणवायु के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है वह दो प्रकार से किया जाता है। प्राणवायु का मतलब होता है श्वास, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक प्राणवायु अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इस आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है कौन सा अल्प प्राण वर्ण है और कौन सा महाप्राण वर्ण है। तो देखिए अल्प प्राण वर्ण। अब अल्प प्राण वर्ण के अंदर देखिए यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है यानी कम श्वास की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर आता है आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। अब आपको मैंने वर्गीय व्यंजन पढ़ा दिए, पढ़ाए थे ना 25 क से लेकर म तक, तो उनमें से पहला आ जाएगा क वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है ना। प्लस अंतस्थ व्यंजन ए र ल व प्लस सभी स्वर, सभी स्वर। सभी स्वर में आपके 11 के 11 स्वर आ जाएंगे, यानी कि ये क्या होते हैं अल्प प्राण वर्ण। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई? 5 या 15, 15 और 4 कितने हो गए? 19, 19 और 11 19 और 11 कितने हुए? 30। इतना भी कितना नहीं आता क्या? 30 हुए ना। तो 30 वर्ण आपके क्या होते हैं? अल्प प्राण। अब मैंने कहा था मुख्य वर्ण कितने होते हैं? 44 होते हैं ना। अब इधर कितने बचने चाहिए आपके पास? 30 इधर आ गए तो 14 इधर बचेंगे ना। तो प्रत्येक वर्ग का अब इधर देखिए महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण के अंदर आ जाएगा आपका प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा? दूसरा और चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन आपके चारों, और आई बात समझ में? उतारो इसको फटाफट, फुर्ती से उतारो।
बताले पॉइंट डाले अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण परिभाषा लिखो इसकी, बैक कर दे फिर इनको एक साथ उतर जाएंगे बात। चलो इसको तो उतार लो। अल्प प्राण वर्ण पॉइंट डालिए। लिखो, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अल्प प्राण वर्ण की परिभाषा लिखो। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर कम प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए, महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला वर्गीकरण देखिए। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो देखिए, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो भी हमारे स्वर यंत्र है, जीव है, ये हमको केवल ट्रिकों से याद रखना है। ठीक है ना। तो ये जो वर्गीय व्यंजन है तो उन्हीं वर्गीय व्यंजनों में से तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे क वर्ग है आपका। अब क वर्ग के अंदर दो वर्ण आगे के छूट जाएंगे, क और ख छूट जाएंगे। ठीक है ना। और पीछे के तीनों आ जाएंगे। पीछे कौन कौन सा है आपका? क ख छोड़ने के बाद ग, घ और य, यानी पीछे। उसी प्रकार से च वर्ग के पीछे के तीन, उसी प्रकार से प वर्ग के पीछे के तीन। ठीक है ना। वो आपके स्पष्ट लिखे हुए हैं वर्ण विचार की उसमें टेबल में। प्लस ए, र, ल, व, ह। इस वर्ण का ध्यान रखना, इसको पूछ लेता है क्योंकि ये क्या उसमें व्यंजन है, मगर वो उसमें किधर आ जाता है? ये इधर आ जाता है। तो यानी कि देखिए 5 या 15, 15 के बाद और 5 ही कितने हो गए? उसके अलावा आपके सभी
स्वर, सभी स्वर, यानी कि ये क्या होते हैं, आपके घोष होते हैं। तो इसके अंदर आपके 31 वर्ण आ गए। आई बात समझ में? अब 31 के बाद आपके पास कितने बचे? 13 वर्ण। इनको कहा जाता है अघोष वर्ण। इसमें आपका आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का कौन सा बचा आपका? पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण प्लस 3 वर्ण आपके पुष्प व्यंजन बचे, ष, षटकोण वाला और सफेरा वाला। इस प्रकार से यानी कि स्वर तंत्रों में कंपन के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछ लेगा वो कि बताओ कौन सा घोष है कौन सा अघोष है। यदि आपको ट्रिक याद है, टेबल याद है, तो कुछ ही सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हो फटाफट, मगर ट्रिक माइंड में होना चाहिए। उतार लो। पॉइंट डालिए, घोष या सघोष वर्ण। परिभाषा लिखो इसकी, घोष या सघोष वर्ण, पॉइंट डालिए, क्योंकि कई बार इसकी परिभाषा पूछी गई है। लिखो, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण लिखो, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर स्वर तंत्रों में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। आगे देखिए, आगत छोटा सा टॉपिक है, मगर यहां से प्रश्न पूछ लेता है आगत ध्वनियां। तो देखिए आगत ध्वनियां क्या होती है। यानी कि हिंदी भाषा के अंदर कई विदेशी भाषा के क्या चलते हैं, शब्द चलते हैं। तो उनमें से यानी कि जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर जो 2 मात्राएं हैं वह विदेशी भाषाओं की प्रचलित है। तो इसमें एक तो आपकी पहले वाली ये होती है, जैसे आप लिखते हो ना इसको कोलन, इसको आगत डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है कि किस विकल्प में आगत ध्वनि प्रयुक्त हुई है। तो क्या ये हिंदी की मात्रा है क्या? ये हिंदी की नहीं है, विदेशी मात्रा है जो कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती है। जैसे आप लिखते हो
उदाहरण देखिए इसका, डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज। इस प्रकार से एक आगत ध्वनि आपकी ये वाली है जिसको बोला जाता है नुक्ता। नुक्ता जानते हो ना, एक तो नुक्ता होता है, ठीक है ना, वो नुक्ता कोई मर जाता है जब होता है मौसर जोसर, ठीक है ना। एक तो जोसर होता है, एक मौसर होता है, मरने के बाद तो मौसर, जिंदा का कर दिया वो जोसर। कोई सोचता है कि यार मेरे बेटे गुलाब जामुन खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, तो अपने जिंदे से दे क्या कर देता है, अपना मृत्यु बोझ दे देता है, उसे कहते हैं जोसर। मौसर उसका अपभ्रंश रूप है वो। अब देखिए ये अरबी भाषा की मात्राएं जो हिंदी में चलती है, आप इन शब्दों को बहुत गलत लिखते हो। जैसे उदाहरण देखिए इसका, जहर, जहर। अब आप डायरेक्ट जहर लिख देते हो, गलत है कि जहर में क्या लगता है, नुक्ता लगता है। यही बात समझ में। फनकार, फनकार, फनकार। नज़्मा, इस प्रकार से। तो यानी कि ये क्या है, आगत ध्वनि है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है किस विकल्प में आगत ध्वनि प्रयुक्त हुई, तो ध्यान रखना इस कॉलम का और इस नुक्ते का, ठीक है। इसको ऐसा कैसा नोट कर लो, एक लाइन लिख लो, इसमें पॉइंट डालो, आगत ध्वनि है। आगत ध्वनिया लिखो, वे ध्वनिया, वे ध्वनिया जो विदेशी भाषाओं की हैं, वे ध्वनिया जो विदेशी भाषाओं की हैं, वे ध्वनिया जो विदेशी भाषाओं की हैं, किंतु हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ जो विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगी हैं, हिंदी भाषा में प्रचलित होने लगी हैं, उन्हें आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे ये दोनों उदाहरण लिख लो इसमें, इन दोनों के ये उदाहरण लिख लीजिए। कॉलम के उदाहरण लिख लो, डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज। इस नुक्ता का लिख लो, जहर, फनकार, नज़्मा। इसी के साथ ही आपका जो पहला टॉपिक है वर्ण विचार का, ये समाप्त है। हम अब इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे। तालिया। दूसरा देखिए, अगला टॉपिक हिंदी शब्दकोश देखना। अब क्या नया टॉपिक है दूसरा। आप देखिए, वैसे तो क्या है कि ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपकी सिलेबस में देता नहीं है वो,
मगर इससे प्रश्न जरूर पूछ लेता है, क्योंकि आप कहीं भी जा रहे हो तो एक व्यक्ति को जीवन में नाम लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अल्फाबेटिकल, एबीसीडी से जो नाम जमाते हो ना आप, उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अनुसार नाम, जैसे एसटीसी बीएसटीसी वगैरह है, तो एक अध्यापक आप बनने जा रहे हो तो आपको किसकी नॉलेज होना चाहिए? अरे बच्चों की रजिस्टर में नाम लिखने की तो नॉलेज होना चाहिए ना, कि पहले किसका नाम आएगा बाद में किसका नाम आएगा। ये बात समझ में? तो ये सामान्य टॉपिक होता है, यहाँ से प्रश्न पूछता रहता है। तो देखो हिंदी शब्दकोश कैसे देखा जाता है। इसमें आपको एक सूत्र याद रखना है। शब्दकोश देखने का सूत्र है, सबसे पहले अनुस्वार, फिर आपका चंद्र बिंदु, फिर आपका विसर्ग, फिर आपका आता है स्वर, और फिर आपका आता है व्यंजन। इस क्रम में हिंदी का शब्दकोश देखा जाता है। आगे बात समझ में? अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। 4 बालक हैं, उनके नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक का नाम है संजय, एक का नाम है संजना, एक है सजन, एक है साजन। ये 4 शब्द आपको दे दिए गए और इन चारों शब्दों को आपको सही क्रम में जमाना है कि इनका सही क्रम क्या है इन शब्दों का। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा? वर्ण विश्लेषण करना पड़ेगा। वर्ण विश्लेषण करेंगे तो वर्ण विश्लेषण का मतलब यह होता है स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना। ये क्या कहलाता है? वर्ण विश्लेषण कहलाता है। तो इसको तोड़िए, यानी कि इसका वर्ण विश्लेषण कीजिए। तो इसमें कौन कौन सा वर्ण मिला हुआ है? स प्लस डायरेक्ट अ से निकाल, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या यहां से निकाल लेता हूं। स प्लस अनुस्वार प्लस ज प्लस अ प्लस य प्लस अ। इसका वर्ण विश्लेषण करो। स प्लस अनुस्वार, यहाँ एक वर्ण और भी लिख सकता था, मगर क्योंकि यहाँ पर क्या है सीरीज बराबर चल रही है ना, इसलिए मैंने अ नहीं लिखा, क्योंकि इसको 3 बार लिखता फिर मैं, ठीक है ना। फिर ये लिखता स प्लस अ प्लस अनुस्वार, ठीक है ना। मगर वो क्योंकि कोई अंतर नहीं आएगा इसलिए मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया। ज प्लस अ प्लस न प्लस आ। इसका वर्ण विश्लेषण करो। स प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ। जब भी वर्ण विश्लेषण करो तो इनका क्रम बिल्कुल क्रम में लिखना है इनको। यदि एक भी वर्ण आगे पीछे हो गया तो फिर आपका आंसर सही नहीं है। साजा, स प्लस आ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ। अब देखिए किसका नाम, इनका सही क्रम क्या होगा? पहले सभी वर्णों में टाई हो रही है, मैं कुछ भी पता नहीं लगा, टाई होगी सभी में। फिर सेकंड नंबर पर चलो तो हमारा सूत्र क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले अनुस्वार आएगा। तो इसका मतलब 1 नंबर पे इन दोनों में से आएगा। किसमें से? इसमें से और इसमें से। ये आपका नंबर 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा।
जाएगा ना, क्योंकि क्रम क्या है हमारा, फिर स्वर आता है, तो यानी कि आ तो अ के बाद आता है ना, तो इनको तो पहले भेज दो आप, यानी कि इसको 3 नंबर पे भेज दो और इसको 4 नंबर पे भेज दो। अब 1 2 इन दोनों में से आएगा, फिर यहाँ पर दोनों में क्या हो गई, ये टाई हो गई, फिर यहाँ पर दोनों में टाई होगी, भी हमें पता नहीं लग रहा कि कौन नंबर 1 पर आएगा। अब यहाँ पता लग गया, यानी कि ये तो अंतस्थ व्यंजन है जो हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों के बाद आता है, ठीक है ना, और ये स्पर्श व्यंजन है जो पहले आता है त वर्ग का, तो इसका मतलब नंबर 1 पे क्या आएगा, संजना, और तो नंबर 2 पे क्या आएगा, संजय। तो फिर वहां पर एक विकल्प परीक्षा में होगा जो सही क्रम में जमा होगा, तो इनके नामों का बिल्कुल सही क्रम क्या होगा, संजना, संजय, संजय, सजन, साजन, साजन, ये इनके नामों का बिल्कुल सही क्रम होगा। आगे बात समझ में। दूसरा उदाहरण बताऊं या डायरेक्ट आपको करने के लिए दे दूं? हाँ, जिन्होंने पहले क्लासें पढ़ रखी हो तो कर लेंगे, मगर नए नए को चक्कर पड़ रहा है, तो सीधा उदाहरण दिया है मैंने, ठीक है, बाद में उतार लेना, इसको आगे बढ़ा देता हूं मैं, एक उदाहरण और देखो। आगे देखो, चक्रयुद्ध, चक्रांश, चक्रांश, चक्र, धर, चक्र। अब इनका सही जो क्रम है वो आपको निर्धारित करना है, यानी कि इन शब्दों का सही क्रम क्या होगा। एक उदाहरण तो फिर ध्यान से रखना, अगला आपको स्वयं को करना है, ठीक है ना। फिर मैं इनका वर्ण विश्लेषण कर रहा हूं, ध्यान से देखना। च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस आ प्लस य प्लस उ प्लस द प्लस ध प्लस अ। ये आपका किसका वर्ण विश्लेषण हो गया, चक्रयुद्ध का। अब इसका वर्ण विश्लेषण कीजिए। च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस आएगा ना, आ प्लस अनुस्वार लगा हुआ है इसके ऊपर, अनुस्वार प्लस श प्लस अ। अब इसका करिए, च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस अ प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ। चक्र का कीजिए।
च प्लस अ प्लस क प्लस र प्लस अ। ये हमने इनका वर्ण विश्लेषण कर लिया। अब इनका क्रम निर्धारित करेंगे कि कौन सा वर्ण हमारी शब्दकोश के अकॉर्डिंग पहले आएगा, दूसरे पे आएगा। तो देखिए यहाँ पर सभी में क्या हो रही है, टाई हो रही है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी सभी में क्या चल रही है, टाई चल रही है। यहाँ भी पता नहीं लग रहा है कौन सा पहले आएगा, फिर पता नहीं लग रहा कौन सा पहले आएगा, ठीक है। यहाँ कुछ हमें पता लग गया, क्योंकि इसका मतलब ये तीनों में से, यानी कि इन दोनों, इसमें से और इसमें से क्या आएगा, नंबर 1 पे आएगा। क्योंकि ये दोनों वर्ण तो वर्णमाला में अ के बाद आते हैं, तो नंबर 1 इनमें से देना है हमें। मगर क्योंकि इसके आगे कोई वर्ण नहीं है, इसलिए तुलना नहीं की जा सकती है। आगे बात समझ में, इसलिए इसको क्या देंगे हम, नंबर 1, और इसको क्या देंगे, नंबर 2 देंगे। अब 3, 4 इनमें से देंगे। यहाँ पे इसमें टाई चल रही है, इस वर्ण से पहले अनुस्वार आता है वर्णमाला, तो इसको क्या देंगे, 3 और 4। तो इनके नामों का बिल्कुल सही क्रम क्या होगा, चक्र, चक्रधर, चक्रांश, चक्रयुद्ध, चक्रायुद्ध, ये इनके नामों का बिल्कुल सही क्रम होगा। उतार लो इसको, पहले वाला उतारना है, पहले इसको उतार लो, उसको बाद में उतार लेना, एक ही बात, आगे पीछे हो जाए। इसको उतार लो पहले, सूत्र, चलो याद है। थोड़ा उतारने में फुर्ती किया करो, हटा दे, जल्दी उतारा करो, क्योंकि जब भी क्लास क्या है फिर ऑनलाइन चलती रहती है, तो फिर क्या वीडियो लंबा हो जाता है। इसमें केवल आपको क्या है कि वर्ण का विश्लेषण करना आना चाहिए, और हिंदी वर्णमाला है उसका क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए कि किस वर्ण से पहले कौन सा वर्ण आता है, कौन सा किसके बाद आता है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद आपको सूत्र याद होना चाहिए, तो फिर आप आराम से निकाल सकते हो इसको। और जिसको सूत्र याद नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को क्या करता है, जैसे रिट वगैरह में इनमें तो वो STC वगैरह में इनको डालते हैं, पीछे पीछे डालता है, और यदि आप लॉजिक लगाओगे, तुक्का लगाओगे तो नहीं निकलेगा। बढ़ा दे आगे, सेकंड नंबर का उदाहरण तो
इधर इस कोने में तो बैठना ही नहीं चाहिए, इधर दब के बैठना चाहिए क्योंकि टीचर इधर आगे खड़ा होता तो आधी बार तुमको दिखेगा ही नहीं। इतनी जगह पड़ी हुई इधर किसी के बैठा करो थोड़ा। आपके लिए उदाहरण लिखता हूं मैं, स्वयं करके देखना है लोग। इनका सही क्रम जमाओ, जिन्होंने कर लिया इन वर्णों का सही क्रम, इन शब्दों का सही क्रम जमाओ। इनका सही क्रम मान, इनका सही क्रम जमाओ।
इनका सही क्रम, ये आपके लिए उदाहरण है, इनको करके देखना। ये नीचे वाला आ गया, मैं बताऊं? देखो इनका कैसे वर्ण विश्लेषण करोगे, मैं कर देता हूं, मिला के देखना। ये सगम वाला है, इसको तोड़ने में क्या हो जाएगा? स प्लस फिर क्या आएगा? रहेंगे री, रवि है, स प्लस री प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस आ प्लस र प्लस अ, ये इसका वर्ण विश्लेषण हो गया श्रृंगार का। ऐसे इसका करो श्रृंखला का, ये हो जाएगा आपका श प्लस ऋषि वाला प्लस अनुस्वार प्लस ख प्लस अ प्लस ल प्लस आ, ये श्रृंखला का हो गया। श्रृंगाल का करो, इसका हो जाएगा आपका श प्लस री प्लस अनुस्वार प्लस ग प्लस आ प्लस ल प्लस अ, इसका हो जाएगा आपका श्रमिक का श प्लस र प्लस अ प्लस मा प्लस ई प्लस क प्लस अ। ठीक है, अब इनका सही क्रम देखिए, ये टाई हो रही है, ये पूरे कट गए श से श। अब आपको पता है ये तो स्वर है, तो ऑटोमेटिक बाद में जाएगा र, तो ये कहाँ चला जाएगा? आपका नंबर 4 पे चला जाएगा। ठीक है, अब यानी कि 1 2 3 इन्हीं में से रहेंगे। अब हमारे वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? अनुस्वार आता है, मगर हमें पता नहीं लग रहा। ये टाई, ये टाई, ये टाई तीनों। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर यहाँ देखो, यानी कि ये वर्ण वर्णमाला में पहले आते हैं दोनों, ये पहले आता है, ख पहले आता है, तो इसको क्या दे देंगे? नंबर 1 पे आएगा। इसका मतलब नंबर 2 इन दोनों में से आएगा। अब इन दोनों में टाई चल रही है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, ये 2 इनमें से देंगे। फिर यहाँ दोनों में क्या पड़ गई? टाई पड़ गई। फिर आगे बढ़ जाओ, ये यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ र और यहाँ ल, तो ए र ल हुआ तो पहले कौन आएगा? र पहले आएगा। इसका मतलब ये कहाँ पे आएगा आपका? सेकंड में, फोर्थ दे रहे सेकंड, ये सेकंड और कौन बचा फिर आपका? ये थर्ड आ जाएगा। तो इनके नामों का सही क्रम होगा 1 2 3 4। चल रहा है, बंद दे रहे, बंद कर दे इसको।